जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग कारगिल वार से जुड़ी एक दास्ता की बात करने जा रहे हैं। कारगिल जंग के दौरान नवाज शरीफ ने बिल क्लिंटन से कहा था कि अगर अमेरिका ने उनका सहयोग नहीं किया तो पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा हो जाएगा। कारगिल की जंग देश की सेना के अफसरों और जवानों के अदम्य साहस की दास्तां है। एक तरफ यह स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट हनीफुद्दीन, हवलदार अब्दुल करीम और राइफलमैन संजय कुमार जैसे जाबाज सैनिकों के बलिदान की गाथा है, तो दूसरी ओर यह राजनीतिक भूल, विश्वासघात और खुफिया व्यवस्था के विफल होने की कीमत भी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह भी कहा जा सकता है कि कारगिल की लड़ाई पूरे सिस्टम की चूक का नतीजा थी। आइए अलग अलग स्रोतों के हवाले से इस जंग से जुड़े पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि स्थितियां यहां तक कैसे पहुंची। 3 मई 1999 की बात है। कश्मीर के बटालिक में तासी नमग्याल और तसेरिंग मोरूप नाम के 2 गडरियों ने काली सलवार कमीज पहने कई लोगों को बर्फीले इलाकों में इस्तेमाल की जाने वाली सफ़ेद जैकेट पहने पहाड़ों पर चढ़ते देखा। लंबी दाढ़ी वाले इन लोगों के हाव भाव कुछ अलग थे। सेना के मुखबिर दोनों गडरियों ने जाकर हिंदुस्तानी फौजी अफसरों को खबर पहुंचा दी। अफसरों ने सुना और बात आगे बढ़ा दी। इसके 2 दिन बाद लेफ्टिनेंट जनरल निर्मल चंद्र विज, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत थे, कारगिल गए। वह वहां तैनात जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल BS बधवार और कारगिल ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह से मिले। काले सलवार कमीज पहने लोगों की बात उन्हें नहीं बताई गई। 10 मई को तत्कालीन सेना अध्यक्ष BP मलिक पोलैंड और चेक रिपब्लिक के दौरे पर निकल गए। कारण था वहां की कंपनियों के साथ सेना को गोला बारूद की आपूर्ति के लिए करार। इधर बटालिक, मुश्को और द्रास में हलचल बढ़ गई थी। लेकिन कहा जाता है कि जब हर शाम व रोज खबर लेने के लिए फोन करते तो उन्हें सब कुछ ठीक ठाक होने या छुटपुट वारदात की बात ही बताई जाती। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और इनकी यूनिट के 6 जवान काकसार पहाड़ों पर गश्त करने निकले थे। वह वापस नहीं आए तो खोज खबर हुई। काफी दिनों तक तो देश को यही बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से छुटपुट गोलाबारी हो रही है और उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। बाद में सौरभ कालिया और जवानों के छत बिछत 100 लौटाए गए। तब तक रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज और कुछ आभास होने लगा था, वह कारगिल दौरे पर चले गए। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया। उन्होंने कहा, हाँ, कुछ 100 से 150 आतंकवादी घुस आए हैं, उन्हें 48 घंटों में बाहर निकाल दिया जाएगा। इस पूरी जंग को देखने वाले इंडियन एक्सप्रेस के गौरव सावंत ने इस पर डेडलाइन कारगिल नाम से किताब भी लिखी है। सावंत के मुताबिक उन्होंने कमांड के अफसरों से पूछा कि 48 घंटों में आतंकवादियों को निकाल बाहर करने की घोषणा रक्षा मंत्री फर्नांडीज साहब ने की थी, उसका क्या हुआ? उन्हें जवाब मिला, हमने फर्नांडीज से ये कहा था कि कारगिल में सही हालात का जायजा 48 घंटे बाद ही मिल पाएगा। नीचे से बैठकर और खराब मौसम की वजह से ऊपर की चोटियों का सही आकलन नहीं हो पा रहा था। 17 मई को चोटियों का पहला हवाई सर्वेक्षण किया गया। 21 मई को जब दूसरा हवाई जहाज द्रास, कारगिल और बटालिक की चोटियों की सही स्थिति जानने के लिए गया तो वहां उस पर स्टिंगर मिसाइल से हमला हुआ। पायलट A पेरुमल दुर्घटनाग्रस्त जहाज को सकुशल वापस ले आए और आकर उन्होंने वहां के हालात बताए। तब जाकर मालूम हुआ कि वो काली सलवार वाले पूरे लाव लश्कर के साथ एक चोटी पर मजबूती से बैठे हैं और उनकी संख्या 100-150 की नहीं बल्कि पूरी आर्मी यूनिट जैसी है। जनरल मलिक 21 मई को भारत वापस आए। वह लाहौर समझौते को अपनी जीत मानने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिले। सेना के मुखिया ने प्रधानमंत्री को बताया कि उनकी पीठ पर छुरा घोंप दिया गया है। 26 मई 1999 को सेना ने ऑपरेशन विजय और एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जुलाई को यह भारतीय सेना की जीत के साथ खत्म हुआ।
पहाड़ की लड़ाई में फायदा उसे मिलता है जो ऊपर बैठा होता है, पर कई मौकों पर जीत उसकी होती है जो नीचे है, क्योंकि नीचे वाली सेना अपने साजो सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकती है। अंततः जीत भारत की हुई थी, लेकिन नुकसान भी हमारा ज्यादा हुआ था। कारगिल में सेना के कुल 34 अफसर और 493 जवान शहीद हुए और 1363 घायल। आर्थिक तौर पर देश को लगभग 2000 करोड़ की चपत लगी थी। कारगिल की जंग खुफिया तंत्र की विफलता भी थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट और राज जैसी पेशेवर संस्थाएं पाकिस्तानी हलचल को भांप नहीं पाई थी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कारगिल पर भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसर सुरेंद्र राणा और अमेरिका के नौसेना पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल के जेम्स जे ब्रिट्स द्वारा तैयार एक रिपोर्ट पेश की थी। इस बात का इशारा करती है कि कारगिल भारतीय खुफिया तंत्र की विफलता का नतीजा था। रिपोर्ट में लिखा है कि राज जैसी संस्था का भारतीय सेना के प्रति उदासीन रवैया है। यह भी कि जो रिपोर्ट रा के अफसर भेजते हैं वह अक्सर स्तरीय नहीं होती और उसके अफसर सेना के अफसरों के साथ तालमेल नहीं रखते। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि देश का खुफिया तंत्र अपारदर्शिता और आपसी तालमेल की कमी जैसी कई समस्याओं से जूझ रहा है। रा ने कारगिल की जिम्मेदारी से साफ पल्ला झाड़ लिया था। उसके अफसरों ने दलील दी थी कि संस्था का काम रणनीतिक जानकारियां देना था और सामरिक जानकारी तो मिलिट्री इंटेलिजेंस को जुटानी थी। जो भी हो, दोनों संस्थाओं की मिलीजुली चूक देश पर भारी पड़ी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अप्रैल 1999 की गई लाहौर यात्रा और इस दौरान हुए समझौते की झोंक में राजनेता समझ ही नहीं पाए कि पाकिस्तान उल्टी चाल भी चल सकता है। वह इस घुसपैठ को कश्मीरी जिहादियों की समस्या मानकर ही देख रहे थे। गडरियों की खबर को संजीदगी से नहीं लिया गया था। ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह, मेजर जनरल बीएस बधवार और लेफ्टिनेंट जनरल किशन पाल, तीनों के बीच में आपसी तालमेल और विश्वास की कमी भी रही। जिस ब्रिगेडियर की एसीआर में बधवार साहब ने तारीफों के पुल बांधे थे, उसी ब्रिगेडियर पर उन्होंने इस हादसे का ठीकरा यह कहकर फोड़ दिया कि उन्होंने सीमा पर गश्त में ढिलाई बरती। उनका यह भी कहना था कि ब्रिगेडियर ने उन्हें गडरियों वाली कोई जानकारी नहीं दी। उधर ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह का कहना था कि उन्होंने कारगिल में पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधि की जानकारी मेजर जनरल बधवार को बार बार दी और यह भी कि उन्होंने ज़्यादा फोर्स और सीमा पर बेहतर निगरानी साजो सामान मांगे थे, जो कमांड ने नहीं दी। भारत पाकिस्तान में एक आलेखित समझौता था कि सर्दियों में पहाड़ों से अपने अपने सैनिक वापस बुले लिए जाएंगे और जब गर्मियां शुरू होंगी तो फिर अपनी अपनी चौकी स्थापित कर ली जाएगी। पाकिस्तान ने इसमें वादा खिलाफी की। सर्दियों में जब भारतीय सेना वहां पर नहीं थी, उसने अपने सैनिक भेजकर हर एक चोटी पर कब्जा कर लिया था। चूंकि उन चोटियों से लेह और लद्दाख जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीधा हमला बोला जा सकता था। पाकिस्तानी सेना ने प्लान बनाया कि इससे वह देश का लद्दाख से संपर्क तोड़ देगी और फिर इसके जरिए कश्मीर मुद्दे पर फायदा उठा लिया जाएगा। शुरुआत में तो पाकिस्तान कहता रहा कि वह उसके सैनिक नहीं बल्कि कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ने वाले सिपाही हैं। भारतीय सेना के सबूत दिए जाने के बाद भी पाकिस्तान अपने सैनिक होने की बात नकारता रहा। इस युद्ध के दौरान नवाज शरीफ जब अमेरिका गए तो उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस दुस्साहस पर डांट लगाई। अपनी किताब कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री जनरल मलिक लिखते हैं कि लगभग गिड़गिड़ाते हुए शरीफ ने क्लिंटन से ये कहते हुए सहयोग मांगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन बिल क्लिंटन ने मना कर दिया और उनके दबाव के बाद शरीफ अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर मजबूर हुए। कारगिल जंग के बीज 1984 में ही पनपने लग गए थे, जब सियाचिन को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। सियाचिन ग्लेशियर काराकोरम पर्वतमाला का हिस्सा है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। 1949 में हुए कराची समझौते के तहत सियाचिन हिंदुस्तान का हिस्सा है। यह बात पाकिस्तान को नागवार थी
1984 में खुफिया विभाग की कुछ रिपोर्टों में इस बात का खुलासा हुआ कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर पर अपने सैनिक भेजकर इसे हथियाना चाहता है। भारतीय सुरक्षा तंत्र तुरंत हरकत में आ गया। अप्रैल 1984 में सेना ने ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया और सियाचिन पर अपने सैनिक भेजकर एक तरह से इसकी घेराबंदी कर ली। इस तरह तकरीबन पूरा ग्लेशियर भारत के पास आ गया। 1987 में पाकिस्तानी सेना ने एक ब्रिगेडियर की अगुवाई में धावा बोलते हुए इसके कुछ हिस्से हथिया लिए। भारतीय सेना ने पलटवार किया और नायब सूबेदार बाना सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान की सबसे ऊंची पोस्ट कायदे आजम पर फतह पा ली। तब हिसार से बौखलाई बेनजीर भुट्टो ने अपनी ही सेना पर तंज कसते हुए कहा था, पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ सकती है। शायद सबसे ज़्यादा बौखलाहट उस पाकिस्तानी ब्रिगेडियर को हुई थी जो उस जंग को हार गया था। तभी शायद जब वो पाकिस्तान का सेनाध्यक्ष बना तो उसने कारगिल को अंजाम दिया। उस ब्रिगेडियर का नाम था परवेज़ मुशर्रफ। जनरल मलिक लिखते हैं, पाकिस्तान को सियाचिन की हार आज भी चुभती है। इसका उसकी सेना पर भारी मानसिक दबाव है। वो लिखते हैं, ऐसा अक्सर कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व जनरल मिर्जा असलम बेग ने अपनी सरकार को 1987 में सियाचिन का हार का बदला लेने के लिए कारगिल में सैन्य ऑपरेशन का सुझाव दिया था। जंग दो जनरलों के रणनीतिक कौशल और अहम का भी टकराव होती है। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी लाहौर गए थे तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें सैल्यूट करने से इनकार कर दिया था। जब मुशर्रफ बतौर पाकिस्तानी राष्ट्रपति भारत आए तो तत्कालीन एयर चीफ मार्शल यशवंत टिपड़िस ने उन्हें सैल्यूट नहीं किया। जनरल वेद प्रकाश मलिक का जन्म पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खां में हुआ था। परवेज मुशर्रफ का जन्म दिल्ली में। कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ। ठीक उसी दिन पाकिस्तान की जेल में रॉ के एजेंट रविंद्र कौशिक की मृत्यु हुई। एक था टाइगर रविंद्र कौशिक की कहानी पर ही बनाई गई बताई जाती है। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कारगिल वार से जुड़े कुछ अहम तथ्य जानने को मिले होंगे। इसका आधार क्या रहा और इसका परिणाम क्या रहा, कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब आपको जानने को मिले होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें